अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दांडी यात्रा के बारे में। और आप तो जानते ही हैं कि दांडी यात्रा भारत की एक ऐसी यात्रा थी, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी यात्रा थी जिसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक बहुत बड़े यात्रा के रूप में की गई थी। और उसके साथ साथ ये एक ऐसी घटना थी जिसका कवरेज विश्व की मीडिया ने किया था। तो मैं बता दूं आपको कि दांडी यात्रा जो हुई थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, या कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन की शुरुआत जो है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च से मानी जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये जो यात्रा थी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। तो थोड़ा हम पुनरावृत्ति करते हैं अपनी कक्षा को और देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं उनकी जो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, आपको तो पता ही है कि जो एक व्यापारी के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उनका मूल उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग करना। और इसी क्रम में वो भारत की जो कृषि थी उसका 20% भाग जो है वो सिर्फ टैक्सों से रेवेन्यूज प्राप्त करते थे। जो टैक्स जो होते थे वो सिर्फ कृषि पे होते थे, फिर चाहे वो कपास की हो या अन्य चीजों की। तो वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चे मालों को लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां से वो वस्त्र बनाकर या फिर जो कच्चे मालों का उपयोग करके और फिर पुनः भारत या अन्य साम्राज्यवादी जो उनके उपनिवेश थे वहां पर उनको बेचते थे, जिससे उनको काफी अच्छी खासी उनकी कमाई होती थी। उसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। जो कस्टम ड्यूटी थी नमक पर उसको उन्होंने बढ़ा दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि देश के प्रत्येक नागरिक, आप तो जानते ही हैं नमक हमारे लिए कितना उपयोगी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति के भोजन के साथ नमक की आवश्यकता होती है और बिना नमक का पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसको वो अपने देश में लेते थे इंग्लैंड में, और जो नमक बच जाता था, कुछ नमक बचते थे, उस पर भी उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया था। इससे जो काफी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, लोगों को रोजगार भी समाप्त हुआ और लोगों में रोष भी उत्पन्न हुआ। तो हम देखते हैं कि इस कड़ी में जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं उसमें क्या-क्या घटनाएं हुई। Day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. Next morning, the people of Aslali saw Gandhi stride away with his pilgrim band to the next stage in the journey to the sea. Daily, Gandhi tramped about 10 miles. On the way, he spoke on his familiar themes, beseeching the people to abjure alcohol, abandon child marriage, and, when the signal came, to break the salt law. As the procession marched through village after village, the people followed the fortunes of this marching column from day to day, and the temperature of the country went up. Truth was once again on the march. Never was the wave of patriotism so powerful in the hearts of Indians as it was on this great occasion. The eyes of the world were focused on Gandhi and on Dandi, a small village on the seashore in Gujarat, which was preparing to receive streams of men and women. After a 241-mile-long trek lasting for 24 days, the pilgrims reached the promised land on the morning of April 5th. Sarojini Naidu received Gandhi and his followers on the outskirts of the village. After relaxing for a few hours, he set out to prepare the people for the war against the salt tax that was to begin next morning. He issued a warning. Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going
and for receiving bullets should accompany me tomorrow morning. The leaders and his followers bathed in the sea. After the dip into the sea, walking at a slow pace in solemnity, Gandhi picked up a तो सर्वप्रथम हम चलते हैं भारत के मानचित्र की ओर और देखते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा जो साबरमती था वहां से उन्होंने नमक यात्रा आरंभ की। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं। मैं बता दूं कि इसके पहले यंग इंडिया नामक एक उनकी पत्रिका थी जो मैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, यंग इंडिया में उन्होंने 31 जनवरी कह सकते हैं को उन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने ये कहा था कि सरकार जो सरकार है उनको चाहिए कि 11 सूत्रीय उन्होंने मांग रखी थी जिसमें उन्होंने टैक्स को जो नमक पे टैक्स लगाया गया था उस टैक्स को भी समाप्त करने के लिए कहा गया था, परंतु उनके इस मांग को महात्मा गांधी के इस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है और अंततः वो फिर से पत्राचार करते हैं लॉर्ड इरविन जो वहां के भारत के वायसराय थे उनके पास और वो इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि अगर आप मेरी 11 सूत्रीय कार्यक्रम या जो मांग है उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो अंततः मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और अंततः महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो शुरुआत में 12 मार्च को वो साबरमती जो गुजरात में है वहां से वो अपने 78 अनुयायियों के साथ, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, 78 अनुयायियों के साथ वो दांडी की यात्रा करते हैं और यह जो यात्रा की जो दूरी होती है वो 385 किलोमीटर की होती है। और इसमें सबसे खासियत ये थी कि ये जो यात्रा हो रही थी और जो दांडी जो था वो तटीय क्षेत्र था जो गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता था और उनका उद्देश्य था कि अपनी यात्रा के बाद जब वो दांडी समुद्री तटीय जो गांव था वहां पहुंचते और वहां पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने के लिए वो खुद भी तोड़ते और दूसरों को भी प्रेरित करते। तो इस घटना में वो 12 मार्च को चलते हैं और प्रत्येक दिन वो 10 मील की यात्रा करते हैं। उनके साथ जो 78 अनुयायी होते हैं, जैसे जैसे वो जिन क्षेत्रों या गांवों में प्रवेश करते हैं वहां के जो लोग थे वो धीरे धीरे उनके साथ चलते जाते हैं। तो इसमें ये धीरे धीरे ये कारवां 78 से लेकर के जब 6 अप्रैल तक पहुंचते हैं तो ये लाखों की भीड़ हो जाती है और सारे लोग मिलकर 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे सारे लोग समुद्र तट पे पहुंचकर और वो नमक बनाते हैं वहां पे। तो इस घटना को दांडी यात्रा कहा जाता है या नमक सत्याग्रह कहा जाता है और एक प्रकार से नमक को बनाकर वो एक चुनौती पेश करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनका हम लोग अब उल्लंघन करेंगे। मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं कि जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार है जो उसके नियम है उनकी नीतियों को हम न सिर्फ असहयोग करेंगे नहीं बल्कि हम लोग उसको तोड़ेंगे, तो वो भी अहिंसात्मक रूप से। तो इस प्रकार से जो दांडी यात्रा होती है वो जो करीब 24 दिनों की होती है और उसमें 240 मील की दूरी को प्रतिदिन 10 मील की यात्रा करते हैं और उसमें धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और इसमें करीब जो यात्रा होती है वो 78 जो लोग थे, 78 लोगों में न सिर्फ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग लोग थे, उसके अलावा फिजी और नेपाल के भी कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। उतना ही नहीं, उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों के जो लोग उस समय तत्कालीन समय में उसे बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था और वहां के लोग इसमें शामिल थे।
मैं एक चीज और बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल शामिल थे। सिर्फ एक पार्टी थी जो इसमें इस यात्रा का विरोध कर रही थी या उसमें समर्थन नहीं दे रही थी, और वो कोई नहीं, मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के द्वारा इस यात्रा का भारी विरोध हो रहा था या उसमें समर्थन नहीं दिया जा रहा था, परंतु उसके बावजूद भी जो 78 अनुयायी थे उसमें एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेव मिलर उनका नाम था, उनके द्वारा इस पूरी यात्रा का कवरेज किया जाता है और उसे विश्व के पटल पर इसको लाने का प्रयास किया जाता है। इससे विश्व के जो अन्य देश थे वो इस यात्रा को देखते हैं और उसको जानते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि विश्व के दूसरे भागों जैसे न्यूयॉर्क में एक जॉन ह्यूमन्स नाम के जो पादरी थे, उन्होंने दांडी यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की थी और इसकी तुलना की थी जो ईसा मसीह थे उनकी, जो वो क्रूस लेकर के जाते हैं, उसकी याद में इस यात्रा को वो मानते हैं इस चीज को। उसके अलावा भारत के जो कई राजनीतिक दल थे या कई जो नेता थे वो अलग अलग चीजों को या इस यात्रा को एक बड़ी भूमिका में इसको मानते हैं। तो मैं एक चीज और बता दूं कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो उसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी, जैसे गांव-गांव में नमक बनाया जाए, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का त्याग किया जाए, उसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, जो ब्रिटिश सरकार है उसके नियमों का उल्लंघन, और उसके साथ साथ जो टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, उस टैक्स का विरोध करने की बात हो रही थी। तो ये तो बात हो गई इस आंदोलन की दांडी यात्रा की, जो 12th क्लास में भी आता है और 10th क्लास में भी क्वेश्चन। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इन सबों के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में कुछ आंदोलन जो है पैरेलल रूप से हो रहे थे। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आंदोलन थे। तो मैं बता दूं कि 1930 ईस्वी में वर्तमान भारत या वर्तमान पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, जिसे सीमांत क्षेत्र कहा जाता था उस समय, वहां पर एक लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था, जिसके जो प्रणेता थे या जो नेतृत्व करता थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ इनका जो आंदोलन था वो पूरी तरह से गांधीवादी आंदोलन था, अहिंसात्मक था, और इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। और इसी प्रकार का आंदोलन जो है पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम था यदुनाथ, तथा उनकी चचेरी बहन थी जिनका नाम था रानी गौंडिल्य। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो आंदोलन हो रहा था वो पूरी तरह से अहिंसात्मक था। जो लाल कुर्ती आंदोलन था वो जो कि महात्मा गांधी के अनुयायी थे अब्दुल गफ्फार खान, तो इनके द्वारा जो आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से अहिंसात्मक था। परंतु जिया तरंग आंदोलन जो था, इस आंदोलन में ये आंदोलन आगे आने वाले समय में हिंसात्मक हो जाती है और जो यदुनाथ थे इनकी गिरफ्तारी होती है और इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गौंडिल्य के द्वारा किया जाता है। रानी की जो उपाधि थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको दिया गया है। और उतना ही नहीं, यह एक क्रांतिकारी महिला थी और इनके द्वारा ये जो शस्त्र की जो विद्या थी उसमें काफी निपुण थी, और इनके द्वारा जो ये जो क्षेत्र था पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों के द्वारा जो भी शोषण हो रहे थे उसका मुंहतोड़ जवाब ये लोग जो गोरिल्ला विधि होती है युद्ध की उसके द्वारा वो दे रहे थे। इन्हें पूर्वोत्तर भारत का लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो यह एक भारतीय इतिहास का काफी इंटरेस्टिंग आंदोलन था जिसमें जनजातियों के द्वारा भारी मात्रा में या भारी बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था। उसके साथ साथ अब हम आते हैं दक्षिण भारत में। मुंबई के पास एक घटना हुई थी जिसे धरसाना कांड के नाम से जाना जाता है और यह भी नमक आंदोलन से संबंधित था। मैं आपको बता दूं कि पहले धरसाना जो मुंबई के पास था वहां पे एक नमकशाला था जिसे आप नमक की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। वहां पर जो नमक बनाने का कानून था उसका विरोध हो रहा था और 5 मई को महात्मा गांधी का आगमन धरसाना में होता है, परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है, परंतु उसके कुछ दिन बाद भी सरोजिनी नायडू को भी इसमें गिरफ्तार किया जाता है। इस आंदोलन
में हजारों संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं और अहिंसात्मक रूप से ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी या जो उनके जो दमन चक्र थे उनको लाठीचार्ज होती है 31 मई 1930 ईस्वी को, जिसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं पर एक भी व्यक्ति द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता है। तो इस कांड को चूंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें घायल होते हैं, काफी गंभीर रूप से चोटें लगती हैं, तो इन्हें इस चीज को कहा जाता है धरसाना कांड। इसी समय में जो मैंने वही बात किया 5 मई को ही महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया जाता है और वो जेल का नाम था येरवदा जेल। जहाँ भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा था, वो चाहे लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में हो, चाहे जिया तरंग आंदोलन के रूप में हो या धरसाना कांड के रूप में हो, यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह का अलग अलग रूप से प्रतिरोध हो रहा था। क्योंकि तटीय क्षेत्र भारत के जो मानचित्र देख रहे हैं वो तटीय जो क्षेत्र थे वहां से नमक की खेती होती थी और उस खेती के तहत जो लोग की जीविका थी वो जीविका पालन करते थे और एक जो नमक एक अच्छा साधन था जिससे लोग उसका न सिर्फ खाने में बल्कि वो जीविका चलाने में उसका उपयोग किया जाता था। ऐसे परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स लगा देना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था और उसके एवज में या उसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी यात्रा की गई और नमक कानून को तोड़ा गया और इस प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत अगले चरण में पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।